हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले अनुमान प्रमाण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था और आपातोपदेश प्रमाण देखा था। अब देखते हैं हम अनुमान प्रमाण से हमें किस प्रकार से ज्ञान होता है। देखो, अनुमान प्रमाण से ज्ञान होने के लिए आपको पहले प्रत्यक्ष पता होना चाहिए, उसके बाद आपातोपदेश, देन आपको आगे जाके अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब अनुमान को देखो, पहले जब हमने देखा था, देखो अनुमान से पहले हम प्रत्यक्ष को देखते हैं। प्रत्यक्ष से क्या होता था? जो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है उससे जो हमें ज्ञान होता है वो होता है हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान का क्या है? अनु का मतलब होता है कि पश्चात, मान का मतलब होता है ज्ञान, मतलब पश्चात ज्ञान, मतलब किसके पश्चात ज्ञान? प्रत्यक्ष के बाद जो ज्ञान होता है वो किससे होता है? हमें अनुमान से होता है। देखो, अब अनुमान शब्द की निरुक्ति का मतलब होता है शब्द का क्या मतलब है। अब अनुमान को दो शब्दों में हमने विभाजित किया। पहला है अनु का मतलब होता है पश्चात, मान का मतलब होता है ज्ञान। पश्चात ज्ञान, किसके पश्चात ज्ञान? प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात। मतलब कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात जो आपको ज्ञान होता है वो होता है अनुमान से। और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो अनुमान को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष के बाद जो ज्ञान होगा वो होता है अनुमान। ठीक है। और कह रहा है कि ज्ञान का क्या मतलब है? यहाँ पर ज्ञान का मतलब है अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान। अप्रत्यक्ष का मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते हो ऐसा विषय, और प्रत्यक्ष का मतलब है जिसको हम देख सकते हैं ऐसा विषय, यानी प्रत्यक्ष विषय का ज्ञान। तो इसके नाम से ही आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिस प्रमाण के आधार पर होता है उसे अनुमान कहते हैं। देखो, यहाँ पर बोला प्रत्यक्ष कारण को देखकर, मतलब हम किसी चीज़ को देखकर, ठीक है, उसके पश्चात अप्रत्यक्ष विषय, मतलब ऐसे अप्रत्यक्ष विषय जिसको हम नहीं देख सकते हो, उसके प्रमाण पर जो ज्ञान होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। देखो, जो हम प्रत्यक्ष, तो हम केवल कुछ ही चीज़ होते हैं जिनको हम देखकर अनुमान या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको अप्रत्यक्ष, जिसको हम कह रहे हैं देख नहीं सकते, ऐसे कह रहे हैं उनका बहुत सारी वस्तुएं जिनका हम देख नहीं सकते, केवल उनका अनुमान लगा सकते हैं। अब उदाहरण में दिया है धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करना। धूम क्या हो गया यहाँ पर? धूम यानी जो धुआं होता है ना, ठीक है, और धूम क्या हो गया यहाँ पर? धूम हो गया हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि धुआं तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मान लो वो अग्नि आपको नहीं दिख रही, तो अग्नि का अनुमान करना। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई में समझाऊँ तो ये इस तरह से समझाया गया, जैसे एक पर्वत है, पर्वत पर कहीं आपको दूर से धुआं दिख रहा है, तो आप कह रहे हो धुएं को देख रहे हो, धुएं तो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है, अग्नि आपको नहीं दिख रही, तो अग्नि कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। तो उसको हम क्या करेंगे? अनुमान करेंगे कि जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि तो होगी ही। और सिंप्लीफाई समझाऊँ तो आप इसे कैसे समझ सकते हो? जैसे आप रसोई घर में जब भी धुआं देखते हो तो आप समझ जाते हो कि मम्मी कह रहा है खाना बना रही है, यानी धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान खुद ही हो जाता है। तो अग्नि कैसी हो गई? अग्नि अप्रत्यक्ष हो गई, और उसका हम ज्ञान किस प्रकार कर रहे हैं? अनुमान से कर रहे हैं। फिर आता है अनुमान के लक्षण। तो अनुमान देखो, ये हमारे चरक संहिता के अनुसार है कि अनुमान खलु तर्को युक्तोपेक्षम। जो अनुमान है वो अनुमान युक्ति की उपेक्षा करता है। ये बोला ना, अनुमान युक्ति उपेक्षम। युक्ति की उपेक्षा कौन करता है? अनुमान करता है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, उदाहरण दिए गए, जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान। देखो, आप किस चीज़ को देख सकते हो? आप किसी पेशेंट की पाचन शक्ति देख सकते हो, व्यायाम शक्ति देख सकते हो, और शब्दादि इंद्रिय जो ग्रहण कर रही है। अगर आपने कह रहा पाचन शक्ति क्या होगा? किसी की पाचन शक्ति को देखकर आप उसके अग्नि का अनुमान कर रहे हो। जैसे किसी ने खाना खाया और उसको खाना तुरंत पच गया, तो आपने प्रत्यक्ष करा, तो उसको देखकर आपने अनुमान करा कि जितनी जल्दी उसका खाना पच रहा है, यानी कि अग्नि का अनुमान बहुत ज़्यादा होगा। आप जानते हो कि आहार डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? अगर आपने क्रिया शरीर में पढ़ा होगा तो आहार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अग्नि के, मतलब जितनी ज़्यादा आपकी अग्नि होगी उतनी जल्दी कह रहा है आपको जो आहार है वो पच जाएगा। फिर आता है व्यायाम शक्ति। व्यायाम मतलब आराम नहीं है, व्यायाम का मतलब होता है जो आप इतनी मेहनत करते हो, वो किसके बेस पे करता हो? बल का अनुमान। बोलते हैं ना ये लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती है, तो उसके बल का अनुमान हम कर लेते हैं। सब ज़्यादा इंद्रिय ग्रहण, यानी कान, मैं जो बोल रहा हूँ, जो आपके कान इनको ग्रहण कर रहे हैं मेरे शब्दों को, तो इससे क्या पता लगा? आपकी इंद्रिय शक्ति का पता लग रहा है। यहाँ पर केवल कान ही नहीं हो सकते, शब्द ही नहीं हो सकते, आपकी आंखें हो सकती है, ठीक है, आपकी स्मेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। हम दूसरा बात करते हैं अनुमान प्रमाण। देखो, अनुमान प्रमाण को समझने के लिए हमारे पास कुछ शब्द जिनकी हमें सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आप शब्द को नहीं समझते हो तो आपको अनुमान प्रमाण का ज्ञान अच्छे से नहीं होगा। तो कौन कौन से शब्द है? हेतु, साध्य, व्यापत्ति, पक्ष, परामर्श, अनुमिति, ध्यान। इनको तो हम डिटेल में समझेंगे। इन सबको समझाने के लिए दो उदाहरण दिए गए हमारी बुक में। पहला है जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, यानी कि जब भी आपको कहीं धूम दिखेगा तो आप अग्नि का अनुमान खुद ही कर लोगे। जैसे रसोई घर में धुआं दिख रहा था तो वहाँ पर भी आपने अग्नि का अनुमान कर लिया। द्वितीय उदाहरण में क्या है? जिस संधिशूल में स्नेहन से अनुपचय होता है। अब संधिशूल का मतलब क्या है? जॉइंट में पेन होना। स्नेहन का मतलब क्या है? ऑयलिंग करना। अनुपचय का मतलब क्या है? देखो, अनुपचय को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। उपचय और अनुपचय। उपचय का मतलब होता है जो आपके दोष है, यानी रिलीविंग फैक्टर, यानी कि जो दोष है वो कम हो रहे हैं। अनुपचय का मतलब क्या है? जो दोष है वो एग्रीगेट हो रहे हैं, मतलब दोष और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ आम बात का मतलब क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये तो आपको पता ही होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, ठीक है, उसका अनुमान किया जा सकता है।
ठीक है। अब रीमेडिएटेड आर्थराइटिस को मैं समझाऊँ तो कह रहा है कुछ अननोन फैक्टर है जिसमें हमारे बॉडी की सेल्स है जो खुद के साइनेबल फ्लूइड को डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब देखो दो चीज़ होती है, एक होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और हम क्या करते हैं, अगर इनको पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं यानी स्नेहन करते थे। अगर उसमें पेन हुआ यानी अनुपसय हुआ यानी पेन हुआ तो और ज़्यादा बढ़ गए तो वो क्या हो जाएगा, आम बात। अगर वो पेन नहीं हुआ और उसे आराम मिल गया तो वो हो जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, मतलब किसी भी पेशेंट को अगर जॉइंट में पेन है, अगर उसके आप ऑयलिंग करते हो, अगर जॉइंट्स में ऑयलिंग करते हो और उससे जो उसके दोष है वो कम हो जाते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर वो अनुपसय हो गया मतलब बढ़ गए दोस्त तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आम बात हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब इससे पहले ये आपको इंपॉर्टेंट है बहुत समझना। अगर आपने ये समझ लिया तो जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म थे ना वो आप सब समझ जाओ। कैसे, ये हमारे पास क्या है, एक पर्वत है और ये व्यक्ति है। तो ये क्या देख रहा है, ये व्यक्ति बहुत दूर से इस धुएं को देख रहा है कि ये देख रहा है कि हेतु, मतलब वो धुएं को देख रहा है। इस धुएं को क्या बोला गया, हेतु बोला गया है। और ये यहाँ पर अग्नि है, ठीक है, ये इसको नहीं दिख रही है। ठीक है, और इस अग्नि को क्या बोला गया है, साध्य बोला गया है। अब बस आपको ये टर्म याद कर लेने, बोला गया है। जैसे अग्नि को साध्य बोल दिया, धुएं को हेतु बोल दिया क्योंकि हेतु कारण भी होता है, और इस पर्वत को पक्ष बोल दिया। पक्ष मतलब वो जहाँ पर है। ठीक है, अब देखो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहला है हमारे पास हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण और इसको व्याप्य भी बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को बाद में समझेंगे, साइड करो। पहले आप समझते हैं हेतु कारण कि ये क्या है, कि ये व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति क्या कर रहा है, इस धुएं को देख रहा है, दूर से इस धुएं को देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कारण। अब ये हेतु, ठीक है, अब इस हेतु की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस साध्य को सिद्ध कर सकते हैं, मतलब इस अग्नि को सिद्ध कर सकते हैं। भाई खुद सोचो ना कि जहाँ धुआं है, मतलब आपने धुआं देख लिया, मतलब आपने कारण देख लिया, हेतु देख लिया। अब कारण की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस अग्नि को सिद्ध कर सकते हो, अग्नि को प्रूव कर सकते हो कि वहां पर वो अग्नि है। तो हेतु को क्या रखोगे, जिस साधन से साध्य सिद्ध करना है उसे हेतु भी कहते हैं। ठीक है, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आपको केवल इनकी डेफिनेशन ना लिख के इनको कह रहा है कि फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आता। तो हेतु क्या, हेतु है कारण, जो ये व्यक्ति है इसको देख रहा है। तो इस हेतु, इस कारण को देखकर, इस कारण से क्या करेंगे, इस अग्नि को हमें सिद्ध करना है। तो क्या क्या कह सकते हैं कि जिस साधन से साध्य सिद्ध करना है, जिस साधन से साध्य सिद्ध करना है यानी साध्य, इस अग्नि को प्रूव करना है, वही हेतु है। दूसरा, मैं इन सबकी ट्रिक भी बता दूंगा आसानी से, ताकि आपको समझ में भी नहीं तो इनको आसानी से लिख सको, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। फिर आता है हमारे पास साध्य, जिसको व्यापक भी बोलते हैं। अब साध्य क्या हो गया, मैंने बताया साध्य क्या होता है। साध्य है हमारे पास अग्नि। अब इस हेतु की सहायता से क्या कर रहे हैं, इस अग्नि को प्रूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, साध्य। यानी हेतु की सहायता से जिसे प्रूव कर रहे हैं वो होता है साध्य। ठीक है, अब हेतु क्या होता है, अब जिस साधन से साध्य को सिद्ध कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। फिर आता है व्यापत्ति। देखो व्यापत्ति कुछ नहीं है, देखो व्याप्य और व्यापक, यानी हेतु को व्याप्य बोल रहे थे, साध्य को व्यापक बोल रहे हैं। इन दोनों को मिला के एक शब्द आया व्यापत्ति। यानी कि अगर इनका सहचार्य हो जाए, इनका सहचार्य का मतलब साथ साथ में, अगर हेतु और साध्य साथ साथ में तो इनको बोलेंगे अनव्यय। अगर हेतु और साध्य साथ साथ में नहीं होंगे तो इनको बोलते हैं व्यात्रिक। देखो कहने का मतलब है, अगर आपने धूम देखा, जहां पर धूम देखा वहां पर अग्नि भी होगी तो वो हो जाता है अनव्यय, मतलब साथ साथ में है ना। हेतु क्या हो गया हमारे पास, हेतु हो गया धुआं और साध्य क्या होगा, अग्नि, यानी धुआं और अग्नि साथ साथ में तो क्या बोलेंगे, अनव्यय बोल देंगे। फिर आता है व्यात्रिक। व्यात्रिक में क्या हो जाएगा, मतलब जहां धूम ही नहीं है वहां अग्नि भी नहीं होगी, यानी जो कारण और साध्य साथ साथ में नहीं है। भाई हेतु क्या है, धुआं है, साध्य क्या है, अग्नि है, वो साथ साथ में नहीं, तो वो हो जाएगा व्यात्रिक। अब आ जाता पक्ष। पक्ष का मतलब क्या है, वो पर्वत की बात कर रहा है। ठीक है, पर कैसे सिद्ध करोगे आप, साध्य जहां सिद्ध किया जाता है, मतलब इस अग्नि को जिस लोकेशन पर आप सिद्ध कर रहे हैं वो होता है पक्ष। कैसी सिंपल भाषा में समझाऊं, अग्नि जिस भी स्थान पर है उसको हम बोल रहे हैं पक्ष। अब ठीक है, अगर अग्नि उसी स्थान पर हुई तो पक्ष हो गया, सपक्ष हो गया। अगर उस स्थान पर ना हुई तो विपक्ष हो गया। देखो जैसे मैं दूर से देख रहा हूँ कि कहीं धुआं निकल रहा है, ठीक है, मैंने बोला कि अगर वो मुझे लग रहा है कि वो धुआं पर्वत पर है, पर्वत पर हुआ तो सपक्ष। अगर वो पर्वत पर ना होकर कहीं और हुआ, इससे पीछे हुआ तो वो क्या हो जाए, विपक्ष। और अच्छे से समझाऊंगा आगे। फिर आता है परामर्श। परामर्श को ध्यान से समझना, हर किसी के समझ में नहीं आता परामर्श ऐसा है क्या। परामर्श में देखो इसमें क्या लाइन बताई गई है, व्यापत्ति युक्त हेतु साध्य पक्ष पर है। समझ में नहीं आएगा, देखो व्यापत्ति युक्त हेतु समझ रहे, इसमें क्या है, परामर्श में है व्यापत्ति युक्त हेतु। देखो व्यापत्ति में क्या आता है, हेतु और साध्य आ जाता है। ठीक है, और हेतु व्यापत्ति युक्त हेतु साध्य और साध्य आ जाता है। देखो ये तीनों चीज आ रही है एक तरीके से इस परामर्श के अंदर। देखो मैं यहाँ पर किताब में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इसमें क्या है कि व्यापत्ति युक्त हेतु, देखो यहाँ से देखो व्यापत्ति युक्त हेतु साध्य है। व्यापत्ति में क्या जाता है हमारे पास, हेतु आ जाता है और साध्य आ जाता है। ठीक है, इससे युक्त हेतु साध्य पक्ष पर है। पक्ष मतलब वो पर्वत की बात कर रहा है। तो आप कैसे समझोगे,
मतलब जो आपको कारण का, ठीक है, मतलब आपको धुएं का और उस अग्नि का, ठीक है, इस धुएं का और उस अग्नि का उस पक्ष पर, मतलब उस पर्वत पर कह रहा है कि ज्ञान हो जाता है, तो उसको ही बोलते हैं परामर्श। क्या बताओगे? इस धुएं का और इस अग्नि का, जब धुएं का और अग्नि का इस पक्ष पर कह रहा है क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए। देखो आप कैसे बताओगे? इस धुएं का, इस साध्य का और इस पक्ष का, तो इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे परामर्श, ठीक है। और अगर हेतु और साध्य साथ साथ में है तो इसको बोलते हैं व्यापत। इस तरह से ध्यान रखोगे। फिर आता है अनुमिति। अब परामर्श से जो भी आपको ज्ञान उत्पन्न होगा इसे बोलते हैं अनुमिति। अनुमान से उत्पन्न होती है अनुमिति, मैंने पिछले भी बताया था। फिर दृष्टांत। दृष्टांत में क्या है? जो कोई मूर्ख व्यक्ति भी हो और विद्यमान व्यक्ति भी हो, दोनों को चीज वो समझ में आ जाए। जैसे जैसे किसी गड्ढे में मान लो पानी भरा हुआ है, तो उसको मिट्टी डाल के उस पानी को कम कर सकते हैं। मतलब अगर मिट्टी डालेंगे तो पानी कम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखा था मैंने, जिस गड्ढे में भरे पानी को कम करने के लिए मिट्टी में आवश्यकता होती है। मतलब गड्ढे में भरा पानी है, उसको कम करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसमें मूर्ख और विद्वान दोनों समझ सकते हैं। अगर मान लो इस पानी को कम करना है तो मिट्टी डाल दो, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिए। देखो अब आता है हेतु। हेतु में क्या है भाई? जिस साधन से, मतलब जिस मीडियम के थ्रू आप उस साध्य, साध्य का मतलब क्या? इस अग्नि को सिद्ध कर रहे हो, अग्नि को प्रूफ कर रहे हो। भाई हेतु क्या है? हेतु का मतलब कारण। कोई व्यक्ति जा रहा था पर्वत पर, उसने धुआं देखा, तो उस धुएं से क्या करोगे भाई? उस धुएं से क्या करो? उस साध्य को सिद्ध करना है। मतलब धुआं तो आपने देख, कारण तो आपने देख लिया, उससे आप क्या करो? अग्नि को सिद्ध कर रहे हो। तो जिस साधन से साध्य सिद्ध करना है उसे कहते हैं हम हेतु। उदाहरण धूम हेतु है, कारण क्या है? धूम। और उसे सिद्ध क्या कर रहे हो आप? अग्नि का। देखो अब हेतु, फिर आता है साध्य। साध्य क्या है हमारे पास? साध्य हमारे पास वो अग्नि। अब हेतु की सहायता से जिसे सिद्ध किया जाए उसे बोलते हैं हम साध्य। उदाहरण क्या? अग्नि साध्य है। अब ध्यान से देखो, देखो समझने की बात क्या है इसमें, कैसे याद करोगे? याद ऐसे करोगे, हेतु कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। साध्य कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। समझ रहे? कुछ नहीं है भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन हो अगर याद करने में, तो आपको याद करना है कि हेतु की सहायता और साध्य ऊपर सिद्ध करना है, इस तरह से। फिर आता है व्यापत्ति। अब इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? व्यापत्ति, क्योंकि इनका मैंने नाम भी बताया था, सेम था। तो हेतु और साध्य है। अगर सहचार्य है, अगर सहच मतलब साथ साथ में है, अब कारण भाई साथ साथ में तो होगा ही वैसे भी, जहां धुआं होगा वहां अग्नि भी होगी, तो इनको बोल देंगे अन्वय व्यापित, ठीक है। जहां धुआं वहां अग्नि है। फिर आता है अगर सहचारी नहीं है, मतलब कारण नहीं है, तो मतलब धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं होगी, तो उसका अभाव हो जाएगा, तो हो जाएगा व्यतिरिक्त व्यापत्ति। मतलब जहां धूम नहीं है वहां अग्नि भी नहीं होगी। फिर आता है पक्ष। पक्ष पक्ष का मतलब होता है वो लोकेशन की बात कर रहा है, पर्वत की बात कर रहा है, जहां साध्य सिद्ध किया जाए, मतलब जिस पर्वत पर हम उस अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो पक्ष क्या हो गया? पर्वत पक्ष हो गया। अगर वो इसको सिद्ध हो गया तो सैप पक्ष, अगर उसका अभाव हो तो विपक्ष। वही वाली बात है, दूर से देख रहे हो, मानो हमें लग रहा है जो धुआं है वो पर्वत से आ रहा है, पर्वत से ही हुआ तो सैप पक्ष। अगर पर्वत से ना होकर कहीं और से वो धुआं आ रहा हो तो विपक्ष। फिर आता है परामर्श। परामर्श का मैंने बता दिया है कि जब हेतु और साध्य है, हेतु और साध्य है, उस पक्ष पर का अगर ज्ञान हो जाए, मतलब क्या कारण है, मतलब कारण का, धुएं का और अग्नि का उस पद पर कह रहा है आपको ज्ञान हो जाए, तो होती परामर्श, ठीक है। देख लो, व्यापक संहित पक्ष धर्म। व्यापत्ति का मतलब दो चीजें आ जाती है, हेतु और साध्य। पक्ष मतलब उस पर्वत पर कह रहा है आपको ज्ञान हो जाए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, पर्वत अग्नि। पर्वत पर जो अग्नि है उसका कारण क्या है? धूम है। अब पर्वत क्या हो गया? पक्ष। अग्नि क्या हो गई? साध्य। और धूम क्या हो गया? हेतु। तो यही तो मैं बता रहा था, हेतु और साध्य जिस पक्ष पर कह रहा है कि हो उसका ज्ञान हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? परामर्श। और परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को क्या बोल देंगे? अनुमिति। अब देखो ये तो आपका दो हो गए। अब पक्ष में क्या याद रखोगे भाई? पक्ष कितने प्रकार का बताया? दो, सपक्ष विपक्ष। और दो प्रकार का होता है ना, तो 2 नंबर पे जाइए। 2 नंबर कौन सा है? साध्य। इनको आपको लाइन से याद करना है, हेतु साध्य व्यापक पक्ष परामर्श अनुमिति दृष्टांत। लाइन से याद कर लोगे, लिख तो आप यूं ही देखो कैसे, हेतु को क्रॉस करना है, साध्य को क्रॉस करना है, व्यापत्ति में दोनों को साथ मिला देना है, और पक्ष में क्या करना है? पक्ष 2 प्रकार का होता है तो दूसरे साध्य पे जाना है, यानी फिर से साध्य को सिद्ध करना है। अब परामर्श में क्या है भाई? 2 नंबर तो हो गया, फिर 3 और 4 ऊपर बचे, यानी 3 और 4, यानी व्यापत्ति ले आओ, पक्ष ले आओ, व्यापत्ति ले आओ, पक्ष ले आओ। व्यापत्ति के अंदर वो 2 होती है, हेतु और साध्य। फिर आता है अनुमिति। अनुमिति में कुछ नहीं है, अब परामर्श से उत्पन्न ज्ञान फिर से क्रॉस कर दो। फिर आता है दृष्टांत। दृष्टांत में क्या है? जिसे मूर्ख और विद्वान दोनों ठीक रूप से समझते हो उसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टांत। जैसे मैंने बता दिया है कि गड्ढे में जो भी भरा पानी है उसको कम करने के लिए मिट्टी डालनी पड़ेगी, वो मूर्ख व्यक्ति को भी पता है और विद्वान व्यक्ति को भी पता है। अगर मैं आपको फिर से इसको एक बार 2 मिनट के अंदर रिकॉल कराऊँ तो कैसे करोगे? अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अनुमान प्रमाण से होता है।
अनुमान प्रमाण में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष कारण को देखकर अप्रत्यक्ष का जो ज्ञान किया जाता है उसे अनुमान प्रमाण के अंदर बोलते हैं। जैसे धूम क्या हो गया, हमारे पास प्रत्यक्ष हो गया, धूम तो आपको दिख रहा है लेकिन अग्नि आपको नहीं दिख रहा है, तो अग्नि का आप अनुमान करोगे कि पर्वत पर कह रहा है कि अग्नि भी होगी अगर धुआं आ रहा है तो। अनुमान का लक्षण चरक संहिता में क्या बता है, जो अनुमान है वो व्यक्ति की अपेक्षा करता है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसकी पाचन शक्ति ज़्यादा होगी तो उसकी अग्नि भी ज़्यादा होगी, जो व्यायाम शक्ति ज़्यादा होगी तो बल भी ज़्यादा होगा। अगर आपकी जो कान है वो जो शब्द आदि को अच्छे से ग्रहण कर पा रहे तो उसकी इंद्रिय शक्ति भी अच्छी होगी। और क्या बताया गया है कि अनुमान प्रमाण के लिए कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण शब्द की सहायता ली गई है जिनको आपको अनुमान प्रमाण समझ में आ जाए, जो कि हेतु, साध्य, व्याप्त, पक्ष, परामर्श, अनुमिति, दृष्टांत। इसकी ट्रिक मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। पहला प्रथम उदाहरण में क्या है, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि, कॉमन सी बात है, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता, तो जहाँ धूम होगा वहाँ अग्नि भी होगी। दूसरे उदाहरण में बताया गया है ऐसे पेशेंट को जिसमें जॉइंट में पेन हो और उसको ऑयलिंग करा दोगे तो अनुपस्या हो, मतलब दोष बढ़ रहे हो, तो उसको आमवात का अनुमान कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है कि पर्वत को पक्ष बोला गया है, इस धुएं को हेतु बोला गया है, इस अग्नि को साध्य बोला गया है। ठीक है, अब हेतु और साध्य को साथ में व्यापक बोला गया है, और हेतु, साध्य और पक्ष को साथ में परामर्श बोला गया है। अब हेतु धुआं होता है, साध्य अग्नि होती है। तो ये सब आपने डिटेल में समझ लिया है। थैंक यू गाइस। पढ़ेंगे अनुमान के भेद। अनुमान के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद माने हैं। तर्क संग्रह ने 2 भेद माने हैं और न्याय दर्शन ने 3, और चरक अनुसार भी कह रहा है कि 3 ही भेद उन्होंने माने हैं। इसमें हम पहला देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार। अगर मैं आप बात करूं अनुमान की, तो अनुमान का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष विषय को देखकर अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान करना, वो अनुमान के अंदर आता है। तो उसमें 2 चीज़ आती है, स्वार्थ अनुमान, दूसरा होता है प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का मतलब क्या होता है, जो अपनी ही उपमिति का कारण हो। ठीक है, जो अपनी ही अनुमिति का कारण हो। अनुमिति का मतलब होता है ज्ञान, या सिंपल भाषा में बोलूँ जो अपना ही ज्ञान का कारण हो, वो आता है स्वार्थ अनुमान। इसका उदाहरण मैं देखूँ, जैसे आप क्या देखते हो, बार बार रसोई घर में देखते हो कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, मतलब रसोई घर में धुआं देखने के साथ आपको अग्नि का ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से पर्वत पर जब भी आप अग्नि देखोगे तो आपको जब भी आप धुआं देखोगे तो आपको अग्नि का ज्ञान हो जाएगा। तो वो ज्ञान खुद को हुआ ना आपको, तो वो किसके अंदर आएगा, स्वार्थ अनुमान के अंदर। दूसरा आता है प्रार्थ अनुमान। प्रार्थ अनुमान मतलब अगर जब भी दूसरे व्यक्ति को आपको समझाने के लिए ज्ञान कराना पड़े, वो आता है प्रार्थ अनुमान के अंदर। और जब भी दूसरे व्यक्ति को आप ज्ञान कराओगे तो उसके लिए आपको 5 शब्दों की जरूरत होती है, 5 वाक्यों की जरूरत होती है, जिनको हम बोलते हैं 5 अव्यय वाक्य। 5 अव्यय वाक्य, जो पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा दृष्टांत, चौथा है उपन्याय, 5वां है निगम। तो इसमें कह रहा है प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा कह रहा है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, साध्य के बारे में बताना, निर्देश करना प्रतिज्ञा कहलाता है। अभी साध्य क्या है, साध्य मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको। ये इसी वीडियो में जो बताया था, साध्य का मतलब होता है अग्नि। ठीक है, मतलब अग्नि के बारे में जो भी आप बता रहे हो वो क्या हो गया, आपकी प्रतिज्ञा हो गई। या फिर जो विषय में सिद्ध करना चाहते हैं, हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि पर्वत पर अग्नि है, वो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो भी क्या हो गई, हमारे पास प्रतिज्ञा हो गई। ठीक है, और मैं इसको उदाहरण देके मैं समझाऊँ। देखो, पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। ठीक है, मतलब आप देखोगे पर्वत पर जहाँ धूम है, मतलब धुएं को देखकर ही आप कह सकते हो कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। अब हेतु क्या है, कारण क्या है, उस साध्य को सिद्ध करना है। मतलब पर्वत पर जो धुआं है ना, पर्वत पर जो धुआं है उसका क्या कारण है, उसका कारण अग्नि है। तो वो सिद्ध करने का कौन कारण करेगा, हेतु कारण करेगा। तो हेतु का क्या हो गया, धुआं हो गया। देखो, प्रतिज्ञा में आपने क्या की, आपने बोल दी कि पर्वत पर क्या है, अग्नि है। क्या कारण है उसका, धुआं उसका कारण है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, दृष्टांत बोल जाओ, उदाहरण बोल दो, मतलब एक उदाहरण से समझाओ। अब इसमें उदाहरण से आप क्या समझाओगे, आप बताओगे भाई, जैसे कह रहे हैं रसोई घर में आपने अग्नि के साथ धूम देखा है भाई, जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धुआं होगा, मतलब धुआं होगा तो अग्नि होगी रसोई घर में, तो उसी तरह से पर्वत पर अग्नि है तभी तो वहीं धुआं आ रहा है। इस उदाहरण से आप समझाओगे। उपन्याय का मतलब कुछ भी नहीं है, अपनी बात को फिर से कह रहे हैं कि एक बार दोहरा देना, एक बार स्पष्ट कर देना, जस्टिफिकेशन कर देना। जैसे आप बोलोगे कि रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, वैसे ही पर्वत पर कह रहे हैं कि धूम के साथ अग्नि होती है। ये कहना उपन्याय है। फिर आता है निगम के कुछ भी नहीं है, फिर से अपनी बात को फिर से बोल देना कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, या जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है। एक उपन्याय। अब आता है न्याय दर्शन के अनुसार कह रहे हैं कि पूर्वत, शेषवत और सामंजस्य। पूर्वत के मतलब नाम से समझो, पूर्वत मतलब पहले क्या होगा, देखो पहले यानी कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना। पहले तो किसी चीज़ को करने के लिए कारण ही तो होगा, तभी तो कार्य होगा। तो पूर्वत से आप समझ सकते हो कि कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना। ठीक है, या फिर आप और स्पष्ट भाषा में बोल सकते हो कि वर्तमान विषय को देखकर भविष्य का अनुमान करना। आप ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे घने बादलों को देखकर कह रहा वर्षा का अनुमान करना, भाई बहुत ज़्यादा बादल है, बादल क्या होगा, कारण, और उस कारण से वो क्या कार्य होगा, वर्षा का कार्य होगा। यानी बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान करना। शेष वर्ष में उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना। ठीक है, कैसे,
जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बाढ़ को देखकर क्या वर्षा का अनुमान करना। आपने देखा होगा ना भाई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, तो इसका क्या कारण है, बहुत ज़्यादा वर्षा हुई होगी। फिर सामान्य दृश्य क्या है कि पूर्व से इस बार दोनों से अलग है, ठीक है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से सामान्य है। जैसे आप सृष्टि को देखते आ रहे हो, तो आपने मान लिया कि सृष्टि को उत्पन्न करने वाला सृष्टिकर्ता होगा, तो वो सृष्टि सामान्य दृष्टि के अंदर आ जाता है। फिर चरक अनुसार, देखो चरक अनुसार इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही होगा। देखो वर्तमानकालीन, भूतकालीन, भविष्यकालीन, इन तीनों को मैं इस श्लोक में आपको समझा दूंगा। पहला है प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चान्यमते, मतलब प्रत्यक्ष से कह रहा है, प्रत्यक्ष से पहले में, देखो प्रत्यक्ष से ही पहले हमें तीनों कालों का ज्ञान हो चुका होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चान्यमते एंड बहु निर्गेडो, देखो ये बताया कि प्रत्यक्ष से आपको कह रहा है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का ज्ञान तो हो चुका है, लेकिन अब अनुमान में हम क्या करेंगे, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल का अनुमान करेंगे। कैसे, बहु निर्गेडो धूमेन मैथुन गर्भ दर्शनात्, बहु निर्गेडो को मतलब होता है कि अग्नि, तो अग्नि को देखकर हम धूम का अनुमान करना, एंड मैथुन गर्भ दर्शनात्, और गर्भ को देखकर हम मैथुन का अनुमान करना, ठीक है। गर्भ का मतलब प्रेग्नेंट लेडी, मतलब प्रेग्नेंट हो गया, मतलब किसी बच्चा ठहर गया हो, और मैथुन का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है। एम विवस्य न्यतिर बीजात, इसका मतलब बताएगा और क्या, आगे आज की घटना देखकर आगे का अनुमान करना। बीजात फलम करना, तो दृष्टा बीजात फलम, मतलब बीज को देखकर फल का अनुमान करना। और जाति में सदृश बुद्धा, देखो बहु निर्गेण धूमेन, तो मैं इसको फिर से समझाता हूँ। बहु निर्गेण धूमेन से क्या हुआ है कि अग्नि को देखकर धूम का अनुमान करना, तो ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है वर्तमान काल की बात। तो वर्तमान में ही तो होगा कि अग्नि को देखकर धूम का मतलब आज की बात हो रही है। और मैथुन गर्भ दर्शनात्, मैथुन मतलब गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान करना, तो ये किसकी बात हो रही है, ये भूतकाल की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, मतलब पहले ऐसा हुआ होगा भाई, जब तो मैथुन होगा तभी तो आज गर्भ ठहरा है। एन व्यवस्य नियतिर बीज फलम गणात, और हम बोल रहे हैं कि फल, बीज को देखकर फल का अनुमान कर रहे, तो ये भविष्य का अनुमान कर रहे हैं ना, कि आज बीज बो रहे, कल एक पेड़ होगा, उस पर फल आएगा, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो इसमें वर्तमान, भूत, भविष्य और भूतकाल तीनों आ चुके हैं, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों आ चुके हैं। थैंक यू गाइस।